फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल। एनसीईआरटी क्लास 6 की ये बुक है जिसमें भूगोल विषय में हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने कई सारी चीज़ें चर्चा किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देख लें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस खंड से जिसमें हम पढ़ेंगे। एक सेकंड। जिसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कैसे बनते हैं, इनका उपयोग क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें हमारे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, प्राकृतिक रूप से हैं पृथ्वी पर, तो हमें इनको जानना कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल को भी ये प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी जब हम देखते हैं तो उसकी सतह पर हम जब एक बार ध्यान रखते हैं तो आसपास के क्षेत्रों को अगर हम देख लें, सराउंड एरिया को ही देखें, तो हम पाते हैं कि कहीं तालाब है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे टीले हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, घाटियां हैं, मैदान हैं, तो कहीं पर नदियां हैं। इस तरीके से अलग अलग जो है हमें टोपोग्राफी देखने को मिलती है, अलग अलग स्थल रूप देखने को मिलते हैं, अलग अलग उच्चावच देखने को मिलता है। इन्हीं स्थल रूपों की बात हम कर रहे हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ भाग समतल होते हैं, कुछ भाग नीचे होते हैं, इनकी बात की गई है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, या तो वो आपर्दनात्मक क्रिया होगी या जो है अपक्षय की क्रिया होगी। दो स्थल रूप कैसे बनते हैं इनका भी अब अगर बात करें तो कुछ जो है बल आंतरिक बल होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस के परिणाम स्वरूप होते हैं, कुछ जो है एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं जो बाह्य स्थल रूप बनते हैं। तो बाह्य स्थल रूपों में अपक्षय अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें कई सारे अपक्षय अपर्दन के कारक होते हैं, जैसे नदी हो गई, वायु हो गया, आपके भूमिगत जल हो गए, समुद्री ट्रोपोग्राफी हो गई, काष्ठ स्थलाकृतियां हो गई। तो इस तरह के अलग अलग ट्रोपोग्राफी को हम देखेंगे डिटेल से, पर इस वीडियोस में हम देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो हमारी एनसीईआरटी कहती है। यहाँ पर एक दिया गया है कि आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। पहाड़ी आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है इस तरीके से। ठीक है, इसका बेस जो आधार चौड़ा होता है और ऊपर का जो एरिया होता है वो शंक्वाकार कम चौड़ा होता है। ये पॉइंट्स आप याद रखें। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर के ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम आपको बताना है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक, केटू गार्डविन ऑस्टिन हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो पर्वत हैं उनके नाम आपको बताना है। अगर आज हम ही बताएंगे आपको डिटेल से आगे। ये पॉइंट्स याद रखिए। 600 मीटर समुद्र तल से जो आसपास के क्षेत्र है उनसे 600 मीटर की यदि ऊंचाई है या इससे अधिक की ऊंचाई का क्षेत्र है तो ही हम उसे पर्वत का नाम देंगे। पहाड़ी इससे कम ऊंची होती, पहाड़ियों की ऊंचाई थोड़ा सा कम होती है, पठार भी कम होते हैं, पर 600 मीटर से जो अधिक ऊंचे खड़े ढाल वाले जो शिखर होते हैं उनको हम पर्वत कहते हैं। ये बात आपकी एनसीईआरटी कह रही है और ये बात सत्य भी है, ये जानना भी चाहिए हमें। ठीक, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक, गतिमान है। कोई भी वस्तु ब्रह्मांड की स्थिर नहीं है, सभी वस्तु गतिमान है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। यहाँ पृथ्वी के अंदर गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। जो इंडोजेनिक फोर्स लगता है उससे क्या होता है, बलन की प्रक्रिया होती है। तो जब एक जगह बलन होगा तो दूसरी जगह जो है घाटियों का निर्माण होगा। तो इस तरह से ऊपर उठना और नीचे धंसने की प्रक्रिया होती है। ठीक, यहाँ पर कुछ टोपोग्राफी को आपको दिखाया गया है कि आसपास का मान लीजिए ये क्षेत्र है किसी,
तो यहाँ पर मैदान है, समतल मैदान है, सहायक नदियां हैं, वितरिका दिखाई गई है, इसमें डेल्टा कैसे बनता है, नदी का मुहाना दिखाया गया है, झील आपको दिखाया गया है, पठार, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, जब छोटी छोटी पर्वत चोटियां एक साथ मिलकर क्रम से दिखाई देती हैं तो ये पर्वत श्रृंखला होती है। जैसे हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला, इंडीज पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो इस तरह से अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, तो इस तरह से अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं विश्व में देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है। पहाड़ी, कुछ जलसंधि द्वीप की बात की गई है, यहाँ पर आपको ओशियन दिखाया गया है, समुद्र। अब चलिए आगे की प्रक्रिया देखते हैं। एक प्रक्रिया हमने आंतरिक पढ़ा, दूसरी प्रक्रिया बाह्य के स्थल रूप में लगातार टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है। बाह्य स्थल रूपों में अपक्षय और अपर्दन प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ निक्षेपण प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ द्वारा होती हैं, ठीक है। इनकी चर्चा हमने कर ली। अब पर्वत की बात करते हैं। पर्वत क्या है? पृथ्वी। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत का शिखर छोटा, आधार चौड़ा होता है, आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं जलवायु ठंडी होती जाती है। ये बात कही गई कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जलवायु क्या हो जाएगी? ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। हिमानी क्या होती है? हिम द्वारा निर्मित एक नदी होती है जिसे हम हिमानी कहते हैं, ठीक है। बाकी ऊंचाई पर जैसे हम जाते हैं समुद्र तल से 165 मीटर के ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में कमी देखने को मिलती है। ये क्रमशः होता रहता है, ठीक। इसी तरह से कुछ पर्वतों की ऊंचाई 800 मीटर से अधिक है, 8000 मीटर से भी अधिक है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। हाँ, ये बात यहाँ इम्पोर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या है, जनसंख्या वो कम देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि जलवायु क्या होता है? कठोर होता है। तो यही बात बता रहे हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल का होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें हम पर्वतीय श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भूपर्पटी है, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है। इस तरीके से अलग अलग चट्टानों की संरचना होती है, उसमें कुछ कठोर है, कुछ मुलायम चट्टाने हैं। तो बल जब लगता है, बल लगने के बाद क्या है, हिमालय जो बना है वो भी उसी तरह से बना है। आसपास से दोनों के आमने सामने से जब बल लगा इस तरीके से तो उसमें क्या हो गया? फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने से क्या हो गया? इस तरह से माउंटेन का निर्माण हो गया। कोई अगर समतल कागज ले लें, कागज के मोड़ को, कागज को एक तरफ से दोनों तरफ से हम प्रेशर करें तो प्रेशर करने के बाद हम देखते हैं कि ऐसे जो है फोल्ड हो जाता है कागज। तो ठीक उसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में बताया गया है आपको। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं, जिसमें अगर बात करें हिमालय की, आल्पस की, एंडीज की, या हिमालय जो है हमारा एशिया में स्थित है, वहीं यूरोप में जो है आल्पस स्थित है आपका। दक्षिणी अमेरिका में बात करें तो एंडीज है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत होता है, बृहस्पति पर्वत होता है और ज्वालामुखी पर्वत होता है, ठीक। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर कैसा है? शंक्वाकार है। भारत में अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला थी वो अरावली थी, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपरदन प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। अब किस रूप में बची है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देती है हमें, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। कैसे हैं? अपलेशियन पर्वत गोलाकार है, रूस में जो स्थित यूराल पर्वत है वो भी गोलाकार है। यूराल पर्वत से ही जो है रूस और एशिया और यूरोप को अलग करने का काम होता है।
ठीक, इनकी ऊंचाई कम है परंतु ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब उसे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे होगा? भ्रंशोत पर्वत मान लीजिए कोई ये चट्टान है, इसमें फोर्स के कारण, एंडोजेनिक फोर्स के कारण या किसी अन्य फोर्स के कारण, खिंचाव प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, दोनों आपस में बीच में चिटक गया और इधर उधर हो गया। तो भ्रंश के कारण, भ्रंशोत, भ्रंश हो गया यहाँ पर अब, और भ्रंश के कारण ये दोनों शिखर आपस में टूटकर बीच में चूंकि गहरा हो जाता है तो आसपास के क्षेत्र से ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसी को हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड यानी हॉस्ट तथा नीचे दबे हुए खंड को द्रोणी भ्रंश यानी ग्रावेंस कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक, अभी हम देखते हैं हॉस्ट किसे कहते हैं और ग्राविन किसे कहते हैं। ठीक, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति देखिए तथा उनके भू आकृतियों के बारे में पता लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं फिर हम बताते हैं आपको कि हॉर्स क्या कैसे बनते हैं और जो है ग्राविन कैसे बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के कारण होते हैं। अफ्रीका माउंटेन में किलिमंजारो, जापान के फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वतों के एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये याद रखना है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रह होते हैं, जल के संग्रहार होते हैं। बहुत सी नदियां स्रोत का जो है स्रोत होता है पर्वतों से ही। हिमानी इस पर स्थित होती है, हिम नदी होती हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली उत्पादन आदि में इनका उपयोग किया जाता है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये पर्वत नहीं होते तो इस पर क्या है, बर्फ जमती नहीं, बर्फ नहीं जमती तो क्या नदियां नहीं, सततवाहिनी नदियों का अभाव हो जाता, सततवाहिनी नदियां नहीं होती तो आसपास जो पन बिजली परियोजनाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। पन बिजली परियोजनाओं को अगर हम देखें वे बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, उन परियोजनाओं के बंद होने से बिजली की आपूर्ति नहीं होगी, बहुत सारी इंडस्ट्रियल क्लोज हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम ये बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहर नहीं निकलती, नहर से बहुत सारी सिंचाइयाँ होती हैं, कृषि कार्य होते हैं, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है प्रभावित होती, इसलिए ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं पर्वतों से क्या क्या वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है, ईंधन, लकड़ी मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है, दूसरे उत्पादन जैसे गोद, रेंजिन्स आदि, फल फ्रूट्स वगैरह भी हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है जहाँ पर वे घूमते हैं, आनंद का अनुभूति करते हैं। ठीक, वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग्स, हैंग ग्लाइडिंग्स, रिवर राफ्टिंग तथा स्काई स्कीइंग्स जो स्काइंग पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित खेल हैं, ये सब सारे जो हैं पर्वतीय क्षेत्र के खेल माने जाते हैं। आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बताइए जहां ऐसे खेल खेले जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली का क्षेत्र हो गया, वहां पर देख लें अगर। और इसके बाद जो बनिहाल दर्रे हैं, जो जिला दर्रा है, ये जो क्षेत्र हैं, इनमें हम जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब एक दो शब्द यहाँ मिले हुए थे, उसमें एक था हमारा होस्ट और एक था हमारा ग्राविन। तो होस्ट और ग्राविन को समझते हैं, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ पर एक आपको मैप सॉरी एक फिगर दिखाई दे रहा है और इस फिगर्स में हम देख रहे हैं कि ये कोई स्थल खंड है। ये स्थल खंड अभी हमें जो दिखाई दे रहा है उसके अपेक्षा अगर हम देखें तो इस तरह से ये स्थल खंड है। इसमें अलग अलग स्तर हैं। मान लीजिए ये कठोर है और इसके बाद ये थोड़ी सी मुलायम है और ये बिल्कुल मुलायम है। तो इस तरह से अलग अलग जो चट्टानें हैं।
अब इसमें जो है आंतरिक प्रक्रिया के कारण या भूगर्भिक हलचलों के कारण हम कहें तो भूगर्भिक हलचलों के कारण कई बार होता है, कई बार दबाव के कारण होता है, कई बार खिंचाव के कारण, मोस्टली जो है खिंचाव के कारण ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। खिंचाव में क्या होती है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उस समय जो है भ्रंशन प्रक्रिया देखने को मिलती है, झटकती हैं। तो अब क्या होगा कि आसपास जिस क्षेत्र से, जैसे ये चट्टान मान लीजिए यहाँ से टूट गई, अब इस चट्टान का भाग यहाँ से टूट के इधर चला गया और ये का भाग इधर चला गया। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, इस वाले भाग में जब मूवमेंट इस तरफ हो गया और इस तरफ हो गया तो बीच का एरिया क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा। और जो नीचे ये वाला भाग आप देख रहे हैं जो धंसा हुआ भाग है, ठीक है, नीचे जो धंसा हुआ भाग है ये हमारी द्रोणिका भ्रंश कहलाएगी। और जो ऊपर उठे हुए भाग हैं जिन्हें हम ओष्ठ कहते हैं, इस तरह से ऊंचे उठे उठे पर्वत हमें दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, ऊंचे ऊंचे उठे पर्वत हमें दिखाई देने लगेंगे। जो नीचे धसी हुई भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, धसे हुए खंड को, द्रोणी भ्रंश को हम ग्राबिन कहते हैं, ग्राबिन कहेंगे। और जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसी को हम होस्ट कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखें, दोनों प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, भ्रंशन प्रक्रिया होती है। ठीक, अब आगे की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, पर्वतों को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए आपको एक और ग्राफ दिखाया गया है, अत्यधिक दाब के से मैग्मा का निर्माण। मैग्मा यहाँ दिख रहा है, ये वाला भाग मैग्मा चैम्बर्स है। और मैग्मा चैम्बर्स जब तोड़कर किसी भी क्षेत्र से, कमजोर सतह को तोड़कर जब ऊपर निकलता है मैग्मा, ऊपर जाकर इसे लावा के रूप में कहते हैं। इसमें बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं जो मटर के दाने से भी बड़े होते हैं उन्हें हम बम कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते समय जब यहाँ से गैसेस निकलती है, मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर धरातल पर आता है तो धरातल पर पिघले मैग्मा आने के कारण उसमें से बहुत सारे राख, भाप और जलवाष्प और बहुत सारे गैसेस निकलती हैं। ठीक है, कुछ गैसेस क्या है बीच बीच में ये तो निकलती हैं, साथ ही साथ कई बार होता है कि इसके अलग अलग ब्रांचेस भी हो जाती हैं जहाँ से निकलते हैं। इसे तारा के नाम, सॉल्व तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिए, किनारों से निकलने वाली पिघली चट्टानों को हम लावा कहते हैं। तो वो तो होता ही है। ठीक है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा के परतों के जमने से होता है। तो ये भी आप याद रखें, छोटी छोटी चीजें हैं पर कई बार होता है ये माइंड से स्किप होता है जहां से प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक, तो इसे याद रखें आप। अब इसके बाद आता है पठार। पठार क्या होता है, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। अभी हमने जो है पर्वत में देखा तो पर्वत का शिखर नोकीला हमें दिखाई दे रहा था, जबकि पठार की बात करें तो पठार एक समतल मेज की तरह होता है पर इसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। किनारे कैसे होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऊपर का शिखर मेज जैसे होता है, उसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार का एक या एक से अधिक किनारा होता है। ठीक है, जिनके ढाल खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं खड़े। ठीक, तीव्र ढाल। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में अगर बात करें दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। ठीक, वहीं केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस लाइन को हाईलाइट कर ले रहे हैं आप, वनडे एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, क्या है, तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो मध्य स्थल समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा देखने को मिलता है। ठीक है, पठार हमारे लिए उपयोगी क्यों है? पठार बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता हमें देखने को मिलती है। जैसे दक्कन पठार में अगर हम देखें तो दक्कन पठार में बहुत सारे मिनरल्स हमारे मिलते हैं जो भारत की आर्थिक
ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार जैसे अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज के बड़े भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। छोटी छोटी चीजें याद रखिए, बाकी आप को हम बताएंगे। ठीक है, किम्बरली की खान जो यहाँ अफ्रीका में है, तो इसे याद रखें। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण नदी रेखा पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगर बात करें, कर्नाटक में एक प्रपात है जो जोग जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण और भी देखने को मिलते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी, लावा पठार में क्या होता है, लावा पठार जो लावा का क्षेत्र होता है वहां पर काली मिट्टी का जन्म होता है, काली मिट्टी बनती है। ठीक, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। काली मिट्टी की बात आई तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी स्वतः जुतने वाली मृदा, स्वतः जुती हुई मृदा के नाम से इसे जानते हैं। कपासी मृदा जानते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग जो है मृदा, जब मृदा की बात करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, पर अभी इतना आप समझिए, जानिए इन चीजों को। चलिए, इसके बाद अब बात करेंगे, पर्वत हो गए, पठार हो गए, अब बात करेंगे मैदानों की। तो मैदान हमारे समतल जो भूमि है, समतल जो क्षेत्र है, वो बड़े भूभाग को हम मैदान कहते हैं। वे सामान्यतः अगर समुद्री स्थल से देखें तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल व तरंगित होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होते हैं थोड़ा सा। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर जब नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं, वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती हैं और आगे ले जाकर क्या कर देती हैं, जहां उन्हें ढाल बहुत कम हो जाता है तो उस क्षेत्र में प्रवाह जो उनकी वहन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और वो नतीजा क्या होता है कि नदियां जो हैं अपने साथ लाए हुए मलबे को, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, साथ साथ किनारे पर इकट्ठा करने लगती हैं। ठीक है, बालू, पत्थर, कंकड़, सिल वे घाटियों के निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में अगर बात करें तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, वहीं चीन में बात करें तो यांगत्से नदी पर का जो मैदान क्षेत्र है वो इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे स्थल रूप एवं लोगों की। ठीक है, स्थल रूप और लोगों की बात करेंगे। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत सरल होता है। मैदानों में फसलें, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैदान है और इसमें ये फसल लगाई हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से। ठीक है, धान की खेती हो रही है। उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उनका रहन सहन अलग होता है, जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनका रहन सहन अलग होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान एवं बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं।
इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सारे खतरे जो है इस तरह के प्राकृतिक घटना घटने वाली होती है, तो हम उसकी जानकारी, पूर्व सूचनाएं जो है मौसम विभाग के द्वारा पहले ही दे दी जाती है। ठीक, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हमें आसपास से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण कर सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग कूड़ा भी किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्राकृतिक से इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए क्या है, उपयोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वो क्या है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने उपभोग के साथ साथ जैसे पानी का आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। पानी जो है घंटों घंटों तक मोटर चलाते रहते हैं, नहीं ज़रूरत होती है तो भी वेस्ट करते रहते हैं। तो पानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो है कारक है। उसी तरह से बात करें हम कि प्रकृति में जो हवा है, हवा में भी हम बहुत सारी गैसेस रिलीज करते हैं, जो अननेचुरल गैसेस हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, तो हम करते हैं। इसके अलावा बात करें, अगर हम देखते हैं कि हमारे लिए पर्यावरण में जैसे भूमि की बात हम करें, तो भूमि का हम अधिक से अधिक फसलों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ फसलों के उपयोग के साथ साथ हम क्या करते हैं, उनमें जो मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? क्योंकि हम जो है अननेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं। साथ ही साथ जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह अधिक प्रोडक्शंस के लिए यूज करते हैं। कुछ दिन बाद जब हम अधिक से अधिक ज़्यादा उर्वर का उपयोग करते हैं, तो उस भूमि की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। नतीजा क्या होता है कि कई सालों तक बाद में हमें उन्हें प्रति छोड़ना पड़ता है। तो हमें इन कई सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है। पर्यावरण के साथ मिलकर हम पर्यावरणिक रूप से जो है हम इनकी बात कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ये अलग अलग फिगर्स, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। आप पर्वतीय क्षेत्रों का जो ये यहाँ पर बताया गया है अलग अलग भाग में, एक नंबर पर ये क्षेत्र है। ठीक है, एक नंबर पर क्या दिया गया है, एक नंबर पर हम देख रहे हैं तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, हमें देखने को मिल रहा। वहीं दो नंबर पर अगर हम देखें यहाँ, ठीक, तो ये हमारा कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है। ठीक, समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, इसमें हम देख रहे हैं 3 नंबर पर। तो तटीय क्षेत्र में जो बीच वगैरह होते हैं, उन पर हम क्या कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं बीच पर। ठीक, नौका विहार। ठीक, 5वें में अगर हम देखें तो हम जंगलों में क्या है, झोपड़ी वगैरह बना के समुद्र के किनारे जो है रह रहे हैं। इसी के अलावा 5वें में फिर हम देखें तो यहाँ पर ये जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों से के साथ साथ जो इधर पर्वतीय भाग है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, निवास बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर असम का अगर एग्जाम्पल्स ले लें, तो असम क्षेत्र में जिस तरह का दार्जिलिंग क्षेत्र है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, दार्जिलिंग और आपके असम का जो क्षेत्र है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये चाय के बागान हम देख पा रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि बहुत पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत क्या है, विस्तृत रूप से ये छोटे छोटे जो है झोपड़ी, छोटे छोटे मकान देखने को मिल रहा। वहीं हम ये वाली चीज़ें जो देख रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर फिगर्स में हम ये देख पा रहे हैं कि नदियों में हम क्या कर रहे हैं, राफ्टिंग्स कर रहे हैं। ये पर एक रेस्क्यू टीम है जो क्या कर रही है, उसमें बोटिंग कर रही है। इसके अलावा जो हिल स्टेशंस में इधर क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसमें भेड़ बकरियां ये हम देख पा रहे हैं कि एक चारागाह के रूप में ये डेवलप हुई है। साथ ही साथ अब हम यहाँ 10वें नंबर फिगर्स पर ये देख पा रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसमें सड़क है, रेलवे है, इस तरीके का क्षेत्र जो है डेवलप
किया जा रहा है। तो कुल मिला के हम बात करें कि नेचुरल रूप से अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक के साथ साथ जो हमारे संसाधन हैं, पर्वत पठार घाटियां हैं, जो मिनरल्स हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें दिए रहते हैं उनकी। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ढाल से, अभिमुखता से या ऊंचाई से। तो पर्वतों का जो ऊंचाई होता है वे, और साथ ही साथ ढाल, ये सब भिन्न होते हैं, ठीक। पर इसकी जो टोपोग्राफी है ये क्या होते हैं? सपाट होते हैं, समतल होते हैं। ऊपर का एरिया, हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आल्प्स है, ठीक है। वहीं पर एंडीज की बात करें तो एंडीज साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में। रॉकीज की बात करें तो रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए हैं जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। चैप्टर वाइज ये डिस्कस करने का मूल उद्देश्य है कि जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाए बेस से, क्योंकि आगे जब डिप्थ इनका ज्ञान हम करेंगे, डिप्थ जब पढ़ेंगे तो इससे हमें पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियोज़ कैसे लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।